नमस्कार। फंडामेंटल राइट्स पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 22 से 35। ये हमारे संविधान का वो हिस्सा है जो हर नागरिक के लिए एक शील्ड, एक कवच की तरह काम करता है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको एक सीधी सी सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास क्या अधिकार हैं? हमारा संविधान उसे कैसे बचाता है? जवाब है हाँ, बचाता है। और ये सारी प्रोटेक्शंस हमारे मौलिक अधिकारों में ही दी गई हैं। तो आज हम इसी कवच की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। गिरफ्तारी से सुरक्षा की बात करेंगे, फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों को समझेंगे। और हाँ, उस आर्टिकल तक भी पहुंचेंगे जिसे संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है। आखिर में कुछ स्पेशल प्रोविजंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस कवच की जो पहली लेयर है वो है अनुच्छेद 22। ये हमें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देता है। ये बहुत जरूरी है ताकि स्टेट अपनी पावर का मनमाने ढंग से इस्तेमाल ना कर सके। तो अनुच्छेद 22 करता क्या है? इसका काम बिल्कुल साफ है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो उसे कुछ खास अधिकार देना ताकि उसकी पर्सनल लिबर्टी की रक्षा हो सके। अब देखिए, यहाँ 3 बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहला, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, वो अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकता है और अपना बचाव करवा सकता है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद भी है, और वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध। इसका मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि भविष्य में किसी अपराध को होने से रोकना है। इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। चलिए अब कवच की अगली परत पर चलते हैं, जो सीधे सीधे इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी की रक्षा करती है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जिक्र हमें मिलता है अनुच्छेद 23 और 24 में। ये दोनों आर्टिकल्स मिलकर शोषण के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनाते हैं। देखिए, आर्टिकल 23 जो है वो इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरदस्ती काम करवाने, जिसे बेगार भी कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। वहीं आर्टिकल 24 का फोकस खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा पर है। और ये नंबर 14 एग्जाम के लिए इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप किसी भी फैक्ट्री, खदान या खतरनाक काम में नौकरी नहीं करवा सकते। ये एक तरह से राइट टू एजुकेशन यानी अनुच्छेद 21A को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं उस अधिकार की जो हर इंसान की अंतरात्मा और उसकी आस्था को बचाता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। तो इसे एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि हर किसी को अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। फिर आर्टिकल 26 धार्मिक समूहों को अपने मामलों को मैनेज करने का अधिकार देता है। इसके बाद आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। और आखिर में आर्टिकल 28 जो सरकारी पैसे से चल रहे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। अब हम उन अधिकारों पर आते हैं जो हमारे देश की विविधता को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30 में, जो खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए हैं। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि नागरिकों का कोई भी वर्ग जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे वो बचाकर रख सकता है। और अनुच्छेद 30, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई, उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उन्हें चलाने का पूरा अधिकार देता है। अब हम आ गए हैं उस अनुच्छेद पर जिसे इस पूरे कवच का अल्टीमेट वेपन कहा जा सकता है। ये है अनुच्छेद 32, और इसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि भाई अधिकारों की एक लंबी लिस्ट तो बना दी, लेकिन इन अधिकारों को इतना पावरफुल बनाता क्या है? क्या गारंटी है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर नहीं रह जाएंगे? इसी सवाल का जवाब डॉक्टर B.R. अंबेडकर के इन शब्दों में है। उन्होंने कहा था, एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा। यह संविधान की आत्मा है और इसका दिल भी। जरा सोचिए कितने बड़े शब्द हैं ये, और ये अनुच्छेद 32 के महत्व को साफ दिखाते हैं। तो क्या है ये अनुच्छेद 32? ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है।
यह हमें वो ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही वो मैकेनिज्म है जो राइट्स को असल में लागू करवाता है। और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। ये नाम बहुत जरूरी हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और क्यो वारंटो। आसान भाषा में कहें तो ये वो कानूनी हथियार हैं जिनसे न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम कुछ अपवादों और खास प्रावधानों को समझेंगे जिन्हें जानना फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है। यहाँ अनुच्छेद 31 की कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटा दिया गया। आज की तारीख में यह अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। अब देखते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 को। देखिए, अनुच्छेद 33 संसद को ये पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान किए गए कामों को प्रोटेक्ट करता है। और अनुच्छेद 35 ये कहता है कि कुछ खास मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं। और आखिर में एक नज़र इस क्विक रिवीजन टेबल पर डालते हैं। ये आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये परीक्षा के टाइम पर फटाफट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर अनुच्छेद 32 संविधान का दिल और आत्मा है, तो फिर संविधान की अंतरात्मा, उसका कॉन्शियंस, कौन सा अधिकार है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को बनाइए और भी मजबूत। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।